नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में तीसरे दौर के लिए मतदान कल। राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर चुनाव की तैयारी पूरी। गांव पर लालू के बेटों की किस्मत। इनकम टैक्स जुड़े नियमों को आसान बनाने की तैयारी। जस्टिस आर.बी. ईश्वर की अगुवाई में कमेटी का गठन। वित्त मंत्री ने की ई सहयोग और पैन कैंप की शुरुआत। महंगा हो सकता है फोन पर बात करना। कॉल ड्रॉप हट जाने पर टेलीकॉम कंपनियों की चेतावनी। कहा, कॉल ड्रॉप पूरी तरह खत्म करना असंभव। सुरक्षा परिषद में सुधार पर भारत और अफ्रीकी देशों का जोर। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा। शिखर सम्मेलन के मुख्य दस्तावेज को विदेश मंत्रियों की मंजूरी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार। नवाज शरीफ ने लिया राहत और बचाव कार्यों का जायजा। अमेरिका ने की मदद की पेशकश। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। अफ्रीकी देशों ने विकास के मुद्दे पर भारत से अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए कहा। भारत ने जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार संगठन के मसलों पर भी अफ्रीका देशों के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की है। गुरुवार को भारत और अफ्रीका के बीच मुख्य सम्मेलन होगा और एक साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और जिम्बाब्वे के विदेश मंत्री सिम्बरासे मुम्बांगेवी ने की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर पैरवी की और इसके लिए अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। इंडिया एंड अफ्रीका कैन नो लॉन्गर बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर राइटफुल प्लेस ऑफ द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट लेजिटिमेसी फ्रॉम ए गवर्नेंस स्ट्रक्चर that excludes the entire African continent and a country which represents 1/6 of humanity. विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी अफ्रीकी देशों के समर्थन का प्रस्ताव रखा। सुषमा स्वराज ने खास तौर पर सीमा पर आतंकवाद और अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल का विरोध करने की अपील की। We must step up our cooperation through intelligence exchange, training and other measures to counter this menace. We also hope that the international community will cooperate with urgency to adopt the Comprehensive Convention against International Terrorism. अफ्रीकी देशों ने विकास के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। खासकर मानव संसाधन के विकास, लघु और मध्यम उद्योगों में वो भारत में सक्रिय भूमिका चाहते हैं। The MSMEs share in economic activities continue to grow steadily. In many of our countries, more than 70% of employment is generated through this sector. विदेश मंत्रियों की बैठक में मुख्य सम्मेलन में पारित करने के लिए 2 दस्तावेजों पर भी चर्चा की गई। इसमें एक वैश्विक मामलों पर सहयोग के लिए राजनीतिक दस्तावेज है और दूसरा आपसी विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए रणनीतिक दस्तावेज। हालांकि इस पर थोड़े मतभेद हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अलग से मुलाकात कर इन मसलों पर सहमति बनाने की कोशिश की। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मुख्य सम्मेलन गुरुवार को होगा। बात जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आ रही है, खासकर सुरक्षा परिषद में बदलाव और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति की, तो भारत को इसके लिए सहमति बनाने पर काफ़ी प्रयास करने पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि शुक्रवार को जब शिखर सम्मेलन होगा उसमें किस तरह के सहमति के बिंदु बन पाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी.के. पांडे के साथ दिल्ली के शिखर सम्मेलन स्थल से अखिलेश सुमन। और इस शिखर सम्मेलन पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय नाइक साहब, जो कि सलाहकार संपादक हैं साकाल मीडिया ग्रुप में। विजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके का ये समिट है, भारत अफ्रीका समिट, क्या इसे एक नई पहल के तौर पर आप देख रहे हैं? और भारत के लिहाज से न सिर्फ, बल्कि मैं कहूँ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिहाज से भी किस तरीके का, मैं कहूँ कि एक रोड मैप जो इसमें शुरुआती तौर पर आगे बढ़ने का नज़र आ रहा है? देखिए, आपको पता है कि ये तीसरी परिषद है। पहली परिषद हुई थी 2008 में, दूसरी परिषद 2011 में हुई थी, आज तीसरी परिषद है। तो पहली जो 2 परिषदें थी
उसमें ये था कि वहाँ बांजुल फार्मूला था। बांजुल फार्मूला से उससे हम 15 कंट्रीज जो है 15 देश है अफ्रीका के, उसके साथ बात कर सकते थे। उसके साथ आज जो हमने किया है वो बांजुल फार्मूला पीछे हट गया है अभी। और आज पहली बार अफ्रीका के 54 जो देश हैं, 54 देशों के नेतागण यहाँ आ रहे हैं। और पहली बार ये सबसे बड़ी लीप फॉरवर्ड जिसको कहा जा सकता है, ऐसी लीप फॉरवर्ड है। मुझे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जो कवर किया है इतने सालों में, ये पहली बार ही 54 देशों के नेतागण दिल्ली में आ रहे हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बेसिकली, यानी हमारे स्वतंत्रता के बाद आ रहे हैं। और हमारी जो अभी नाता है जो अफ्रीका का, वो नाता अभी आज का नहीं है, पुराना नाता है, कोलोनाइजेशन से नाता है। और आपको याद होगा कि हमारे केनेथ काउंडा थे, फिर जुलियस न्येरेरे थे, लियोपोल्ड सेदार सेंगर थे, सैम न्यूआ थे, और इतने जो नेल्सन मंडेला, इन लोगों के साथ जो हमारी नाते थे और इनके साथ जो दोस्ती थी, वो दोस्ती निभाने का वक्त आज आ गया है। और आज अफ्रीका में नई लीडरशिप आई है और नई लीडरशिप के साथ हमने जाना है। अगर आप देखें तो ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन से एक कंट्री और एक कॉन्टिनेंट जुड़ रहा है। पहले कुछ देशों से हम जुड़ रहे थे, आज कॉन्टिनेंट से जुड़ रहे हैं। और कॉन्टिनेंट का मतलब है अफ्रीका की 1 बिलियन पॉपुलेशन, इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन। अगर ये दो इकट्ठे हो जाए तो मेरे ख्याल से विश्व में हम काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो कर सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज का जो सम्मेलन हुआ और आज जो 54 देशों के फॉरेन मिनिस्टर थे, परराष्ट्र मंत्री, उन्होंने जो बातें की, उसमें हर दफ़े आपने जो सुना है अभी कि एक तो शिखर परिषद जो है, यूएनएससी जो है, उसके बारे में जो सुषमा जी ने अभी बात की कि कैसे ये हो सकता है कि अफ्रीका जैसा बड़ा खंड का एक भी प्रतिनिधि और एक भी सदस्य यूएनएससी में न हो। तो यूएन का जो रिफॉर्म है, इसके बारे में बहुत बड़ा जोर दिया गया फर्स्ट। दूसरी बात ऐसी है कि एक अभी जो बात हुई कि एसएमईज की बात हुई, आप अफ्रीका में जाए तो आपको दिखाई देगा कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रश्न है उनका, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो ये सोचते हैं कि इंडिया में जो एसएमईज है, स्मॉल एंड मीडियम जो ये है, वो हमारे यहाँ आ जाए। मैं बहुत लोगों से मैंने बात की, आज नहीं, कुछ मंत्रियों से कुछ साल में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आपके रस्तों रोड के ऊपर जो काम करने वाले युवक हमको दिखाई देते हैं, वैसे हमारे यहाँ नहीं दिखाई देते। तो आप हमारे लिए एसएमएस का ट्रेनिंग, जो एसएमईज का ट्रेनिंग है, वो दे दे। आज बात हुई माइक्रो एसएमईज की भी बात की कई मंत्रियों ने। तो मुझे लगता है कि ये जो एक दौर है, ये दौर अगर बढ़ेगा तो न कि भारत और ये अफ्रीका, लेकिन ये दोनों तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा भी एक बात हो रही है ब्लू इकोनॉमी की। अगर आप देखें तो कोस्ट लाइन इंडिया की 7,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन। कई जानकर कहते हैं ब्लू इकोनॉमी को लेकर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और यहाँ पर काम नहीं हुआ अभी। तो 7,000 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन, और वहाँ की कोस्ट लाइन 22,500 से ज़्यादा किलोमीटर कोस्ट लाइन अफ्रीका की है। अगर और इंडियन ओशन बीच में है। अगर आप देखा जाए तो हमारा मोज़म्बिक के साथ जो नाता है, साउथ अफ्रीका के साथ जो नाता है, टांजानिया के साथ नाता है, तो ये जो नाता है वो अभी इससे आगे बढ़ने वाला है। आज मैंने सुना साउथ सुदान के जो मंत्री थे, परराष्ट्र मंत्री थे, उनका भाषण बहुत बढ़िया हुआ इसे। और उन्होंने कहा कि भारत से हमें बहुत उम्मीदें हैं, भारत हमको बहुत कुछ दे रहा है। और अफ्रीका के सारे जो देश है वो मानते हैं कि इंडिया का जो कैपेसिटी बिल्डिंग नाम का जो है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। चाइना तो शायद उनसे हम थोड़ा आगे जाए, लेकिन हमने जो अपने नेताओं के साथ जो पहला मिल जुलाव था, उससे जो गुडविल पाई है, वो गुडविल का हम बहुत अच्छी तरह से अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी जो हमारा ट्रेड है, वो ट्रेड तो अभी $72 बिलियन का ट्रेड है हमारा। $34 बिलियन का हमारा FDI वहाँ चला गया है। और भारत की कम से कम 50 या 60 से कंपनियाँ वहाँ आज काम कर रही है। वो न केवल शहरों में काम कर रही है, बल्कि गाँवों में जाके, लोगों में जाके। आपको पता होगा कि पंजाब के फार्मर्स बर्किना फासो में जाके उन्होंने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट वहाँ की है। ये एक आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा कि सब कुछ मैं कहूँ कि एजेंडा सेट कर दिया गया है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा इस मैं कहूँ कि शिखर समिट का। क्या क्या कार्यक्रम देख रहे हैं और उनमें सबसे अहम कार्यक्रम जिस पर सबसे ज़्यादा नजर है? देखिए, एक तो अहम कार्यक्रम जो हो रहा है वो पहले मोदी जी की जो PM की जो बातें हो रही है, 20 देशों के साथ बातें हो रही है कल, और वो एक तो बहुत बड़ा एजेंडा है। सो ये जो फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, इन्होंने आज 6 देशों से बात की थी। एक तो वो होगा, और ये देखना पड़ेगा कल का जो होगा, उसके बाद में जो लीडर्स आएंगे वो क्या क्या एक लीडर बोलते हैं भारत के बारे में, और भारत और
अफ्रीका का कोऑपरेशन जो है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में जो बोलेंगे तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी बात उनसे हम सुनेंगे। और पीएम का एजेंडा क्या होगा 2030 और उनका जो खुद का एजेंडा है 2063 का एजेंडा है, उसके बारे में पीएम क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा इसकी अपेक्षा अफ्रीकन जो नेता है उनको रहेगी। चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि मौजूदा विकास दर से भारत संतुष्ट नहीं है। उनके मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में और तेजी के साथ विकास की संभावनाएं हैं। जेटली ने आज दिल्ली में भारत अफ्रीका समिट फोरम के कार्यक्रम में बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका मिलकर दुनिया के लिए विकास का इंजन बन सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि भारत और अफ्रीकी देश मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का इंजन बन सकते हैं। भारत अफ्रीका फोरम समिट में शिरकत करते हुए जेटली ने कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। India and Africa together may well become the engines of growth for the entire world. India can contribute its capital, skills, technological capabilities to sustain Africa's growth. Africa in turn can support India's growth through mutually beneficial resource partnership and easier access to each other's expanding markets. इस मौके पर सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और तेजी से विकास कर सकता है। And when I say we aspire to grow much faster, we are still not satisfied with the present growth rates that we've achieved. They may be, in comparison to rest of the countries, quite reasonably high. But our potential, I think, in a friendlier environment, both within and outside, is much higher. केंद्र सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI से जुड़े नियमों को और सरल बनाने में जुटी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसके लिए ऐसी शर्तों को खत्म किया जा रहा है जिनकी मौजूदा आर्थिक हालत में जरूरत नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो पहली खबर में इतना ही। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। सदियों से जो आ बसी भारत की मिट्टी में, अपनी जमीन से पीलो दूर, फिर भी जड़ों से जुड़े हुए। एफ्रो इंडियन कम्युनिटी यानी सिद्धि जनजाति पर देखिए हमारी खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में कल मतदान होना है और इस दौर में पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी दौर में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दोनों बेटे भी चुनावी रण में हैं। इस बीच मतदान से पहले महागठबंधन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन मिल गया। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए नीतीश के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की है। बिहार चुनाव के तीसरे दौर में बुधवार को 6 जिलों में वोट डाले जाएंगे। इनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले शामिल हैं। इस दौर की 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। तीसरे दौर में पटना जिले में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं, सारण में 10, वैशाली में 8, नालंदा और भोजपुर में 7-7 और बक्सर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तैनात रहेगा और इसके अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 3 टायर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त एयर सर्विलेंस, मोटर बाइक पेट्रोलिंग, माउंटेड पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है। इस दौर में कुल 808 प्रत्याशी हैं, जिनमें 283 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 71 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। तीसरे दौर में सबसे ज्यादा 47 उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे हैं। इसके बाद 34 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। आरजेडी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो सीपीआई ने 19, जेडीयू ने 18 और एलजेपी ने 10 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं सीपीएम ने 7 और कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा एनसीपी और आरएलएसपी ने भी 2-2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। टोटल पोलिंग स्टेशन इस फेज के 14,170 हैं एंड इस बार 3,270 वीवीपैट्स इसमें यूज किया जाएगा।
तीसरे दौर के मतदान से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बिहार की जनता से नीतीश के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रविवार को ट्विटर पर नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता से वोट की अपील कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के उस बयान को निजी राय बताकर खारिज कर दिया है जिसमें अरुण शौरी ने कहा था कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था सुधार का मतलब सुर्खियों का प्रबंधन मानती है और उसमें पिछली सरकार की झलक भी दिखती है। अरुण शौरी के इस बयान ने कांग्रेस में दूसरे पक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। That managing the economy means managing the headlines about the economy. And this is not really going to work. Everybody is busy, everybody is doing very hard work, but it is not resulting in the 2-3 big things that were a problem at that time. सोमवार को एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की आलोचना की। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने अरुण शौरी के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री काम की जगह सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। तो अरुण शौरी साहब ने सही कहा कि ये सरकार जो है बिल्कुल सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहती है, किसी भी कीमत पे हेडलाइन में बने रहें, टेलीविजन पे बने रहें, अखबारों के सुर्खियों में बने रहें, रेडियो पे बने रहें, पर सरकार काम कब करना शुरू करेगा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के बयान को खारिज कर उसे निजी राय करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि सरकार तेजी से विकास के लिए जरूरी कदम उठा रही है। हमारा प्रायोरिटी है डेवलपमेंट के अलावा और कोई विषय है नहीं। हमारा सरकार ने कोई गलती किया नहीं और ये कमजोर सरकार को बताना तो गलत होगा। सब लोग कह रहे हैं शक्तिमान है, सब लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ऑल पावरफुल हो गया, ये लोग आलोचना भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कमजोर प्रधानमंत्री। तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ चर्चा करने का जरूरत नहीं है। अरुण शौरी ने कहा था कि लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिनों को याद करना शुरू कर दिया है और एनडीए सरकार की नीतियां यूपीए सरकार की तरह ही हैं। सरकार न तो कोई बड़ा बदलाव कर पा रही है और न ही प्रशासनिक अड़चनों को दूर कर पाई है। अरुण शौरी इससे पहले मई में एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर मौजूदा आर्थिक नीति को दिशाहीन बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर से जुड़े नियमों को सरल बनाया जाएगा और इसके लिए वित्त मंत्रालय ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आरवी ईश्वर की अगुवाई में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति अगले साल 31 जनवरी तक शुरुआती रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में सरकारी और निजी क्षेत्र के कई एक्सपर्ट शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की जानकारी दी। जेटली ने आज आयकर विभाग की सेवाओं में सुधार की 2 पहल ई सहयोग और पैन कैम्प की शुरुआत की। ई सहयोग के जरिए आयकरदाताओं को उनके ईमेल पर नोटिस मिलेगा और अब करदाताओं को छोटे छोटे मसलों को लेकर आयकर भवन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैन कैम्प का मकसद पैन रखने वाले लोगों का दायरा बढ़ाना है और इसके लिए देश भर में पैन कैम्प लगाए जाएंगे। Time has come also to look at some provisions of the Act and how they can be, their drafting quality can be improved in order to avoid ambiguity, and so that everybody is certain of as to what the Act itself says. So therefore, we've constituted now a committee to simplify the provisions of the Income Tax Act. दिल्ली सरकार के आश्वासन के बावजूद निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। दिल्ली में हर चौक चौराहे पर कचरे का ढेर लग रहा है और सफाई कर्मचारी बकाया भुगतान की मांग पर अड़े हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी में ये कचरा 5 दिन से सड़क पर है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सड़कें कूड़े का ढेर बनती जा रही हैं। लोगों के लिए इन रास्तों से गुजरना तक दूभर हो गया है। आम की जनता देखिए कि बदबू कितनी फैली हुई है, सारी जनता लोग परेशान है, निकलना दुलबल हुआ पड़ा है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। बदबू आती है इतनी, घर में रहना तक मुश्किल है। घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, 2-2, 4-4 दिन का घर से कूड़ा नहीं उठा हुआ है अभी तक। हालांकि दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों को 1100 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। बावजूद इसके सफाई कर्मचारी काम पर आने को तैयार नहीं है। ये कोई सफाई कर्मचारी वर्क पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना केजरीवाल जी दे रहे, ना नरेंद्र मोदी साहब दे रहे। हमारा मानना है मोदी साहब को स्वयं रुचि लेकर के जो उनका सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन का, उन्हें स्वयं हस्तक्षेप करके इन सफाई कर्मचारी वर्ग की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एमसीडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार उसे समय पर पैसे नहीं देती। इससे सफाई कर्मचारी बार बार हड़ताल पर चले जाते हैं।
मैं ऐसा मानता हूं कि ये दिल्ली सरकार के खिलाफ एजिटेशन के रूप में होना चाहिए, क्योंकि वाकई इस मामले में दिल्ली सरकार ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वो सिर्फ राजनीति कर रही है। सफाई कर्मचारी वेतन बढ़ाने, एरियर भत्ते और कैशलेस मेडिकल सुविधा जैसी मांगों को लेकर शुक्रवार से ही हड़ताल पर हैं। इस साल सफाई कर्मचारी तीसरी बार हड़ताल पर गए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जल्द ही महिला अफसर युद्ध भूमिकाओं में नजर आ सकती हैं। आईटीबीपी ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा है। आईटीबीपी के महानिदेशक कृष्ण चौधरी ने सेना की ही तरह वन रैंक वन पेंशन स्कीम के दायरे में आईटीबीपी को भी लाने की अपील की है। वायुसेना में लड़ाकू पायलटों के तौर पर महिलाओं की तैनाती के फैसले के बाद अर्धसैनिक बलों की महिला अफसर भी लड़ाई के मैदान में नजर आ सकती हैं। दिल्ली में मंगलवार को आईटीबीपी के महानिदेशक कृष्ण चौधरी ने कहा कि इस संबंध में यूपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। अब हमारे यहाँ पदाधिकारियों की श्रेणी में भी महिलाओं की नियुक्ति होगी और इसके लिए हमने यूपीएससी को आवश्यक रिक्वेजिशन भेज दिए हैं। The ladies are going to be deployed shoulder to shoulder with the men. Whatever facilities are required, we will provide. हिमालय क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा बल में करीब 90,000 जवान तैनात हैं। इनमें फिलहाल जनरल ड्यूटी में कोई भी महिला अफसर नहीं है। आईटीबीपी महानिदेशक ने कहा कि अर्धसैनिक बलों को भी वन रैंक वन पेंशन स्कीम के दायरे में लाना चाहिए। ओआरओपी की मांग हमारे लोगों की भी है और हमने ये मांग वेतन आयोग के समक्ष रखी है। ये वेतन आयोग निर्णय लेगा, बट तुलनाएं करना उचित नहीं है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी। आईटीबीपी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, विदेशी मिशनों, आपदा बचाव दल और देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियां भी निभाता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आने वाले दिनों में फ़ोन पर बात करना महंगा हो सकता है। कॉल ड्रॉप पर हट जाने का नियम बनने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने ये चेतावनी जारी की है। टेलीकॉम कंपनियों के संगठनों ने ट्राई को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि किसी भी नेटवर्क को कॉल ड्रॉप से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि नए नियम लागू होने से ग्राहक खुद कॉल ड्रॉप करेगा ताकि उसे हर दिन 3 रुपये हट जाना मिल सके। जीएसएम कंपनियों का दावा है कि इससे हर दिन 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ट्राई ने 1 जनवरी से हर कॉल ड्रॉप के लिए 1 रुपये हर्जाना देने का नियम बनाया है। एक दिन में ग्राहक अधिकतम 3 कॉल ड्रॉप के लिए 3 रुपये वसूल सकेगा। श्रीलंका ने 34 भारतीय नाविकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें बीती रात कच्चितीर द्वीप के पास से श्रीलंकाई नौसैनिकों ने पकड़ा। इन मछुआरों पर श्रीलंका की जल सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है। इन्हें जाफना और मन्नार के मत्स्य विभाग को सौंपा गया है। इनमें से 23 मछुआरे पुनिकोटी जिले के कोडाईपट्टनम के हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने 7 नावें और मछुआरों के 40 जाल बर्बाद कर दिए। सोमवार को एआईएडीएम के सांसदों ने विदेश मंत्री से मिलकर मछुआरों के मसले पर दखल की मांग की थी। மாறி மாறி இப்படி இருநாட்டு மீனவர்களையும் இருநாட்டு அரசாங்கம் மாறி மாறி சிறைபிடித்து மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க। மீனவர்கள்லாம் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் கடலுக்கே போக பயந்துக்கிட்டு अण्डे மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்ந்து செல்றாங்க। नेपाल में कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पर राजनीतिक दलों में सर्वसम्मति नहीं मिल सकी और इसके बाद बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने कुलबहादुर गुरुङ को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल ने विद्यादेवी भंडारी और नेपाल वर्कर्स एंड पीजन्स पार्टी ने नारायण महाराजन को मैदान में उतारा है। कल सुबह उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। नेपाल में नए संविधान के मुताबिक संसद की पहली बैठक के 1 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 के पार पहुंच गई है। अकेले पाकिस्तान में 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। दोनों ही देशों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लोग घरों से मलबा साफ कर रहे हैं। सोमवार आए भूकंप से इस प्रांत में सबसे ज्यादा मौत हुई है। पूरे पाकिस्तान में 1600 से अधिक लोग घायल हैं। पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज हो गया है। स्वात में न्यू रोड पर काम कर रहा है, चावल की दुकान पर, तो फिर दौड़ा वो दूसरी साइड पर, फिर आया तो वापस ऊपर से बिल्डिंग गिर पड़ी और मैं उसमें फंस गया।
अधिकारियों के मुताबिक चित्राल, स्वात, सांगला, ऊपरी और निचले दीर और तुअरघर जिले भूकंप से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इन इलाकों में 2500 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। सेना ने नुकसान के आकलन का काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी उच्च स्तरीय बैठक कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। जितने भी रिलीफ गुड्स हैं वो वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। MS-17 एक पहले चित्राल जा चुका है जिसमें 3000 kg जो है वो राशन आइटम्स लेकर गया है। ये MS-17 दूसरी सॉर्टी है, इसमें भी हम 3000 kg जो है वो राशन आइटम्स लेकर जा रहे हैं। उधर अफगानिस्तान में भी हालात खराब हैं। भूकंप के असर से 4000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बादशाह खान प्रांत में है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों से एक दूसरे की मदद की अपील की है। غوښتنه مې له ټولو وطنوالو نه دا ده، مخصوصا هغه وطنوالو نه چې کلي کې، ولسوالۍ کې یا هر بل ځای کې अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सोमवार को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र अफगानिस्तान में हिंद कुश में था। अब तक 7 और शक्तिशाली झटके आ चुके हैं। पिछले एक दशक में यह सबसे बड़ा भूकंप है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। केरल सरकार ने दिल्ली के केरल हाउस में बीफ परोसने से इनकार कर दिया है। केरल के मुख्य सचिव के मुताबिक कैंटीन में भैंसे के मांस से बने खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं। राज्य सरकार ने दिल्ली पुलिस के केरल हाउस में घुसने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि उसने विवादित राष्ट्रद्रोह सर्कुलर को वापस ले लिया है। इस सर्कुलर पर कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार को अपनी स्थिति साफ करने का निर्देश दिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह का मामला खत्म करने की याचिका खारिज कर दी है। देशद्रोह के आरोप को चुनौती देने के लिए हार्दिक के पिता ने ये याचिका दायर की थी। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून 2015 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस मामले में कोर्ट से सरकार ने पूछा था कि संशोधन से कितने लोग प्रभावित होंगे, जिसके बाद सरकार और याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल किए गए जवाब में काफी अंतर पाया गया। कोर्ट इस मामले पर कल दोबारा सुनवाई करेगा। छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किए गए क्रिकेटर अमित मिश्रा को जमानत मिल गई है। बेंगलोर पुलिस ने अमित मिश्रा को आज ही गिरफ्तार किया था। शाहरुख खान को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर नोटिस भेजा है। नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों के सिलसिले में ईडी ने शाहरुख खान को तीसरी बार समन भेजा है। गीता की तरह गलती से सीमा पार कर भारत आए रमजान को जल्द ही पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को बंद कर दिया था, जिसे फिर से खोला जा सकता है। रमजान पिछले 2 साल से भारत में है। ऑस्कर विजेता AR रहमान को हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोमवार रात मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान जाने माने फिल्मकार सुभाष घई ने रहमान को सम्मानित किया। दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज हारने के बाद भी ICC की ताज़ा वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम दूसरे नंबर पर बरकरार है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। ओलंपिक खेलों में अब शरणार्थी एथलीट भी हिस्सा ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसकी अनुमति दे दी है। अब तक ऐसे एथलीट ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।